हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टर्स के बारे में जान रहे थे। काफी कुछ देख चुके थे हम लोग वेक्टर्स के बारे में। रिसोल्यूशन पे हम लोग रुके थे पिछले वीडियो में। क्या किया था हमने रिसोल्यूशन में? कोई भी एक वेक्टर लिया था। एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं क्या? कोई भी एक वेक्टर लिया था इस तरह से, है ना। और इसको दो पार्ट में, जेड एक्सिस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ एक्स और वाई को देखो। सिर्फ एक्स और वाई को देखो। हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया था यहाँ पे। इस तरह से रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया था। और इस रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं, यह साइड और यह साइड, ये हमारे वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हुए थे। याद आ रहा है? और ये निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस एंगल की मदद ली थी, थीटा। यदि एंगल थीटा है तो हम लोग इस साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए अब वेक्टर्स को छोड़ दो। उसके बाद हमने क्या बात की थी, एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमने एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर लिया था, है ना। एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर लिया था जिसका नाम रखा था आई कैप। और हमने बात की थी कि ये आई कैप एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सब कुछ वेक्टर में रखेंगे, इसलिए आई कैप को एक वेक्टर मान लिया था। ठीक उसी तरह से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमने एक यूनिट का एक वेक्टर ले लिया था जिसका नाम रखा था जे कैप। कोई हाईफाई बात नहीं है इसमें। यदि हमारा वेक्टर ए जो था वो 2D नहीं 3D में वेक्टर होता, एक प्लेन पे नहीं है, अगर वो 3D में है, जैसे मान लो कि यह मेरा प्लेन, इस टेबल के ऊपर यह मेरा प्लेन है और वेक्टर इस पर ऐसा नहीं ऐसे कुछ खड़ा है, तो वेक्टर की एक्स एक्सिस से भी कुछ एंगल बनेगी, वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बनेगी और जेड से भी कुछ एंगल बनेगा ना। यदि वेक्टर एक्स वाई प्लेन के ऊपर कंप्लीटली लाई करता है इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल थीटा बन गया, वाई एक्सिस से भी इसका कुछ एंगल बन गया, जेड से एंगल 0 होता है। सॉरी, जेड एक्सिस से एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन जेड एक्सिस से एंगल अगर 90 डिग्री ना हो तो उसको हमें जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। जैसे एक्स से निकाल दिया था, कैसे निकाल दिया था एक्स कंपोनेंट, कैसे निकाला था, ए इज इक्वल, यदि हमारा ए वेक्टर है, इस तरह से ए वेक्टर को लिखते हैं, इसको मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यदि यह वेक्टर दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या है, ए एक्स हमारे पास एक नंबर है, स्केलर नंबर है, आई कैप एक डायरेक्शन है वेक्टर, ए वाई एक नंबर है, जे कैप एक दूसरा वेक्टर है। तो ये ए एक्स आई कैप एक वेक्टर है, नंबर प्लस डायरेक्शन, है ना। हमने बात की थी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, उसी पे हम लोग आ रहे हैं। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए एक्स आई कैप यह अपने आप में एक वेक्टर है। इसी तरह से ए वाई जे कैप अपने आप में एक वेक्टर है, कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कैप लगा रहे हैं, इसको भी ध्यान देना है। कैप लगा रहे हैं, कैप जनरली मैंने क्या बताया था कि वेक्टर हम लोग कॉपी पेन पे लिखते हैं तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं इस तरीके से। टेक्स्ट बुक में यदि प्रिंट रहता है तो उसको बोल्ड लेटर में ऐसे लिख देते हैं, डबल ट्रिपल कर देते हैं। तो इस तरह से कॉपी में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, या मुझे भी ब्लैक बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस नोटेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जे कैप कैप वाला जो नोटेशन है, 1 2 और एक के कैप भी आने वाला है, इन तीनों जो है यूनिट वेक्टर्स है, मतलब इन वेक्टर्स का लेंथ 1 है और इनका डायरेक्शन एक्स एक्सिस। देखो अब ये आई कैप जो है ना, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वही चीज यहां डायग्राम में भी दिख रहा है हमें। आई कैप जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है।
और यदि 3 डायमेंशन में वेक्टर होता, 2 डायमेंशन में काम नहीं चलता है, तो हमारे पास एक के कैप भी होता है, ए जेड के कैप। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं के कैप। तो अब ये वेक्टर को हमने 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। कैसे किया? कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सब लेकर के ब्रेक कर रहे थे। एग्जाम्पल्स हम लोग और देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? इट इज कन्वीनियंट टू रिसॉल्व। कन्वीनियंट, क्या ये आसान है? सच में आसान हुआ है क्या कुछ? हाँ आसान हुआ है, अभी मैं प्रूफ करूंगा आसान हुआ है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा। इट इज कन्वीनियंट टू रिसॉल्व ए जनरल वेक्टर अलोंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। 3 वेक्टर हमने लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी वेक्टर ले ले, कोई भी वेक्टर ले ले, इस तीनों डायरेक्शन में उसको ब्रेक कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, तीनों में ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा। उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। पर अभी एक बार देखो, ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो दुनिया के जितने भी वेक्टर्स पॉसिबल हैं सारे इसी 3 डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएंगे। 3 डायरेक्शन में ब्रेक हो गए तो उसको यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ए एक्स आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, जे कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, के कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका 1 है, पॉइंट्स टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में पता है ना? एक्स, आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन में, जे कैप है तो वाई में है, के कैप है तो जेड डायरेक्शन में। इट हैज नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है की बात है। इट इज यूजुअली यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली, जैसा कि मैंने बताया अभी। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस आर आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है। तब बोलोगे सर ये डंडा क्यों लगा यहाँ पे, ये क्या है? याद है हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। याद आ रहा है? ऐसा कुछ करते थे। सेम यहां भी है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगा रहे हैं हम लोग इसमें, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया हमने। ठीक है, डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जे कैप मतलब वाई एक्सिस का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर दिया। मैं इग्नोर कर दिया मतलब मैग्नीट्यूड को 1 मान लिया है। और के कैप का डायरेक्शन, यहां पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो के कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तब मैग्नीट्यूड से बात आई कि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था, एक बार फिर से बना लेता हूं मैं। हमने एक वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया था और एक वेक्टर इस तरह से बनाया था जिसका हमने बात किया था कि एक्स कंपोनेंट, रेड से मैं ड्रॉ कर देता हूं, सॉरी, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमने निकाल दिया था, निकाला था। और यदि इसका मैग्नीट्यूड 5 था, एक्स का मैग्नीट्यूड 4 आया था, इसका मैग्नीट्यूड 3 आया था। इस तरह से किया था हमने। एक पर्टिकुलर केस में ऐसा आ रहा था। यदि हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, ये नहीं दिया है, अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दिया है तो उससे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हमने देख लिया था। 5 cos थीटा और 5 cos अल्फा इस तरह से निकाल देते थे, है ना? लेकिन अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, यह नहीं दिया है, सिर्फ 4 और 5 ये दिया है, अगर हमें सिर्फ यह 4 और यह 5 दिया है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आराम से ना, रेक्टेंगल कंप्लीट करो इस तरह से। रेक्टेंगल के दोनों साइड्स पता है तो डायगोनल कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5।
ठीक है, दोनों तरफ से आ सकते हैं। यदि हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल दिया है, अगर हमें मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों दिया है तो हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यदि हमें कंपोनेंट दिया है यदि हमें कंपोनेंट दिया है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका लंबाई कितना है निकाल सकते हैं। अब हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया 5। बात समझ में आ रही है। अगर हमें कंपोनेंट दिया है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस तरीके से। मैग्नीट्यूड जब निकल गया, एंगल की बात करेंगे तो अब हमें cos थीटा पता है ना। cos थीटा कितना होगा 4/5, यानी कि थीटा यदि निकालना हो तो क्या होगा cos इनवर्स 4/5। और उसी तरह से यदि अल्फा निकालना हो तो अल्फा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/5। ट्रिग्नोमेट्री आ गया, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री मैच होने लग गया। अब कंफर्टेबल हो ना ट्रिग्नोमेट्री में? डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हमने ब्रेक कर दिया, एक वेक्टर दिया तो उसको ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक करके दिया है, अलग अलग कंपोनेंट दिए तो उसको ज्वाइन करके एक वेक्टर भी निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशन में है तो एक के कैप का डायरेक्शन भी आ जाएगा, है ना। के कैप का भी डायरेक्शन आ जाएगा। उसको हम लोग फिगर पे ड्रॉ, बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पर आएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। चलो एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो यदि हमें कोई वेक्टर दिया है ए, जो हमें ब्रेक करके दिया है ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर दिया है बी, जो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और तीसरा वेक्टर है सी, जिसका डायरेक्शन है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ठीक है, अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो हमें, कैसे निकालेंगे? जैसे 2D में निकाला था वैसे ही 3D में निकल जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। वेक्टर का लेंथ निकल गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर अब 3 डायमेंशन में आ गया है। 3 डायमेंशन में आ गया है तो इसका मतलब यह है कि इसका एक्स एक्सिस से भी एंगल बनेगा, वाई एक्सिस से भी एंगल बनेगा और जेड एक्सिस से भी एंगल बनेगा। तो थीटा कहाँ से मेजर कर सकते हैं? एंगल थीटा या अल्फा जो भी होगा मेजर नहीं कर सकते हम लोग, नहीं कर सकते ना। एक एंगल से हमारा काम नहीं चलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक एंगल जैसे 2 डायमेंशन में यदि वेक्टर होता, इस तरह से यदि 2 डायमेंशन में वेक्टर है एक, तो सिर्फ एक एंगल मेजर कर दिए थीटा, तो ये हमें आराम ऑटोमेटिकली मिल जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 3 डायमेंशन में है तो इस एक थीटा से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग थीटा निकालने की कोशिश नहीं करते। 3D में है तो हम लोग थीटा निकालने की जनरली कोशिश नहीं करते हैं। निकल सकता है, सोचोगे तो ज्योमेट्री लगा के निकल सकता है। एक्स एक्सिस से एक एंगल आ जाएगी, वाई एक्सिस से भी एक एंगल आ जाएगी और जेड एक्सिस से भी एक एंगल आ जाएगी। 3 अलग अलग एंगल्स आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, तब हम लोग बोल रहे थे कि इससे काम आसान कैसे हुआ। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि यदि हमें एक, मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 25 यूनिट्स है। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में इसका कुछ ना कुछ पार्ट है, यानी कि ये एक प्लेन पे लाई नहीं करता है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? जैसे हमने बताया था, अमन वॉक्स 5 किलोमीटर टू नॉर्थ, या 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। इस तरह से एक एंगल लिखने से हमारा काम हो जाता था। कैसा बनता था इसका डायग्राम? एक ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ में जा रहा है अमन, मतलब इस तरफ जा रहा है, और ये एंगल कितनी है 25 डिग्री।
और इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया है 5 किलोमीटर, है ना। डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में है तो ये क्या पॉसिबल है? एंगल बता देना किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, पॉसिबल नहीं है ना। 2D में तो हम लोग डायरेक्शन बता देते थे इस तरीके से, लेकिन 3D में डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 3D में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका यही है ना। और कोई तरीका हो सकता है क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का? मैं ए का मैग्नीट्यूड तो मान लो लिख भी दूंगा कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 25 यूनिट्स है, लेकिन डायरेक्शन 3D में कैसे लिखूंगा? नहीं लिख पाऊंगा। कैसे लिख पाओगे? सोचो, लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन कन्वे हो गया है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन है ना। जहां से भी चाहे एंगल हम लोग मेजर कर सकते हैं, जहां से भी चाहे हम लोग मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। अब इसमें अगर इस वेक्टर्स को, तीनों वेक्टर्स को यदि ऐड करना है, देखो अभी तक तुम लोग 2 वेक्टर्स को ऐड करने की बात कर रहे थे और उसी में काफी परेशानी हो जाती थी। अब अगर तीनों को ऐड करना है, लोग आराम से एक्स डायरेक्शन में सारे को ऐड कर देंगे। एक्स डायरेक्शन को आई कैप वाले डायरेक्शन में सब कुछ ऐड कर देंगे इस तरह से। जे कैप वाले डायरेक्शन को अलग से ऐड कर देंगे और के कैप वाले डायरेक्शन को अलग से ऐड कर देंगे। तो हमारा वेक्टर ए प्लस बी, देख लो ये एरो में लगा रहा हूं हर सभी के ऊपर, ताकि ये पता चलता रहे कि ये वेक्टर्स हैं। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, सॉरी उल्टा लिख दिया। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, यह सब कुछ आया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये आ गया जे डायरेक्शन में, प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, यह आ गया के कैप डायरेक्शन में। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हमें इतनी आसानी से मिल गया। कितनी आसानी से मिल गया? सिंपल था ना। और अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मान लो आर वेक्टर लिख देता हूं मैं, तो इसका तीनों कंपोनेंट मिल गया, तो और कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग भी नहीं है, सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, कुछ छूट नहीं रहा है। एडिशन हमारा कंपोनेंट में इतना आसान हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डिस स्क्वायर प्लस डिस स्क्वायर प्लस डिस स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट लेना है। बहुत लंबा सा टर्म आएगा जो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, तो हमारा एडिशन हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। A vector has a component along x-axis equal to 25 units and along y-axis equal to 60 units. Find the magnitude and direction of the vector. मतलब क्या है? x-axis y-axis में अभी ड्रॉ कर देता हूं, बट अब हमें जरूरत नहीं है, हम लोग सारा कुछ बिना इसका कर सकते हैं। ये x-axis और y-axis है और हमें दिया है x-axis में इसका कंपोनेंट है 25 यूनिट्स कुछ इस तरह से, और y-axis में है 60 यूनिट्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है 60, यह है 25। मान लो यह वेक्टर ए था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 25 कौन सा आएगा यहाँ पे? आई कैप आएगा प्लस 60 जे कैप, और कुछ तो नहीं आएगा। अब हमें पूछा क्या गया है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हमें एक कंबाइंड वेक्टर निकालना होगा। वो कैसे निकालते थे? रेक्टेंगल को पूरा करना है या सॉरी, इस तरह से रेक्टेंगल को पूरा करना है और फिर वेक्टर में दूसरे कलर से बना देता हूं ग्रीन से बनाता हूं। ये इसका जो डायगोनल आएगा यही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 625 प्लस 3600
इज 4225 का स्क्वायर रूट, जो कि हो जाएगा 65 यूनिट्स। सिंपल है। अब बची बात डायरेक्शन की, तो ये एक एंगल मेजर करेंगे तो हमारा डायरेक्शन आ जाएगा ना, इस एंगल को मेजर करेंगे तो हमारा डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख दिया जाए, कॉस इनवर्स लिख सकते हो, tan इनवर्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ 25 डिवाइड बाय 65, या फिर tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 60 डिवाइड बाय 25, है ना। साइन इनवर्स भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 60 डिवाइड बाय 65, किसी भी तरीके से हम लोग थीटा को मेजर कर सकते हैं। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। सारा का सारा इंफॉर्मेशन कन्वे होता है, कोई मिसिंग नहीं है। बात समझ में आ रहा है, कंपोनेंट कैसे हुआ, कोई डाउट नहीं है। चलो, यदि मान लो हम लोग कंपोनेंट की बात नहीं करते, ज्योमेट्री की बात करते, और हमारे पास दो वेक्टर्स फिर से दिए हैं, एक वेक्टर है ओ ए, रेड पेन प्लीज, यस, एक यह वेक्टर है ओ ए, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो हाईलाइटर लगा। ये एक वेक्टर है ओ ए, सॉरी ओ पी, जिसका नाम रखा है हमने ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है बी, जिसका पॉइंट्स का नाम है ओ क्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, और यह जो डायगोनल आएगा इसी का लेंथ और डायरेक्शन हमें चाहिए, यही चाहिए। तो दोनों वेक्टर जब हमें दिए हैं तो एंगल थीटा भी दिया होगा, नहीं तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे। एंगल थीटा भी हमें पता है, दोनों बीच वेक्टर्स के बीच का एंगल, अगर एंगल नहीं पता है तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, पेन पेपर पेन पे बन सकता है पैरेललोग्राम? नहीं बन सकता है। तो ये एंगल थीटा हमें पता है, बस अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, एंगल थीटा हमें पता है, एंगल अल्फा हमें निकालना है ना, ए प्लस बी हमें निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो ये निकालना है मतलब हमें ये एंगल अल्फा निकालनी है, क्योंकि ए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिया है, रिजल्टेंट का कितना एंगल बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई कैप यही है, और बी वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू जी कैप। हो सकता है इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और फिर हम लोग काम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो इस प्रोसेस से हमें काम नहीं करना है, हमें ज्योमेट्री से काम करना है। तो मतलब यह पैरेललोग्राम का हमें डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर देंगे हम लोग। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल है, ओ एन एस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एन एस। हमें चाहिए ओ एस स्क्वायर, यह किसके बराबर होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, है ना। और ये ओ एन किसके बराबर है, ओ एन इज इक्वल टू ए, है ना, यह लेंथ तो ए है, प्लस ये लेंथ जो है ये वेक्टर बी है ना, यह वेक्टर बी है, दिख रहा है, ये जो है वेक्टर बी है। तो बी कॉस थीटा होगा पी एन, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी, पहले ऐसे लिख देता हूं मैं, ओ पी प्लस पी एन, और ओ पी इज इक्वल टू ए प्लस पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और एस एन कितना है, बी साइन थीटा है, ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पूरा आया हमारा ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यानी कि हमारा आ गया आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, लेंथ मिल गया हमें। अब देख लो हमें लेंथ मिल गया है, ये जो लेंथ है यह हमें मिल गया। अब हमें ये एंगल अल्फा निकालना कोई मुश्किल है क्या, एंगल अल्फा निकालना कोई मुश्किल है। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ओ एन भी हमें पता है और ओ एस भी हमें पता है, दोनों का ओ एन डिवाइड ओ एस करके उसका कॉस इनवर्स निकाल लेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा। तो एक यह तरीका भी हो सकता है ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐड करने का। ठीक है, लेकिन यह तो तभी होगा जब 2 डायमेंशन में वेक्टर हो और सिर्फ 2 वेक्टर हो तब यह चलेगा। वेक्टर 2 से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पे चले जाएंगे। वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में नहीं हो, 3 डायमेंशन में हो तो भी हम लोग रेजोल्यूशन से काम कर लेंगे। तो देखो अब 3 वेक्टर्स का क्वेश्चन है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर। यही फिगर है हमारा, एक वेक्टर है 5 मीटर जो 37 डिग्री एंगल पे है एक्स एक्सिस से, दूसरा वेक्टर है 3 मीटर्स जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और तीसरा है 2 मीटर्स जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। मान लो तीनों का नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी और सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 होता है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो cos 37 डिग्री हमें पता है, तो वेक्टर ए हमारा क्या है, 5 इंटू कॉस 37 डिग्री 4/5 आई कैप प्लस 5 इंटू साइन 37 डिग्री जो हो जाएगा 3/5 इंटू जे कैप। क्या आया वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास क्या आया, 4i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर बी क्या है, x डायरेक्शन में 3 है i कैप, y डायरेक्शन में क्या है 0 j कैप। तो 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, सिर्फ 3i कैप है। और वेक्टर सी की यदि बात करें क्या है 0i कैप प्लस 2j कैप। 0i कैप है तो इसकी वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा सकते हैं हम लोग। अब ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी। आई कैप को आई कैप से ऐड कर देना है, देखो रेड से मैं मार्क कर देता हूं, आई कैप यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 7i कैप प्लस जे कैप, देखो दूसरे कलर से 3j कैप प्लस 2j कैप, 5j कैप होगा 5j कैप। हमारा वेक्टर सम आ गया 5i कैप 7i कैप प्लस 5j कैप। इतना ही सिंपल है वेक्टर ऐड करना, आसान है ना। काफी लंबी लंबी चीजें हमने देख ली, कॉम्प्लेक्स सारी चीजें देख ली, लेकिन फाइनली जो काम है ना वो इतना ही आसान है। हमारे वेक्टर्स ऐड हो गए, अगर 3 डायमेंशन में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, 3 डायमेंशन होता तो भी। चलो एक दूसरा एग्जांपल पहले देख लेते हैं, 2 डायमेंशन का ही फिर से एग्जांपल है। The sum of 3 vectors shown in the figure is 0. Find the magnitudes of vector OB and OC.
ओ ए हमें दिया है, ओ बी नहीं दिया है, ओ सी नहीं दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड सी है, यही मान स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बी है और इसका मैग्नीट्यूड सी है। तो हमारा ओ ए वेक्टर क्या है, यह तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, -5 है जे डायरेक्शन में, है ना। जे कैप हमारा ऊपर की तरफ होता था, याद है ना। जे कैप हम लोग जब भी लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं यूनिट वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में होता है। लेकिन हमारा जो दिया वेक्टर है नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते थे हम लोग, नेगेटिव लेते थे। तो ओ ए हमारा -5 जे कैप है। ओ बी वेक्टर क्या है, इसकी लेंथ हमने मान लिया बी है, तो बी आई कैप है। और ओ सी वेक्टर की अगर बात करें तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमने सी ले लिया। सी cos 45 डिग्री लेंगे अगर, तो आई कैप आ जाएगा। सी cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सी इंटू कॉस 45 डिग्री, सी डिवाइड बाई √2, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है ना। ये नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यह वाला है, सी आएगा हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, आई कैप प्लस क्या आएगा, सी बाई √2 जे कैप। अब हमें दिया है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू 0, यानी कि आई डायरेक्शन में भी वेक्टर 0 है और जे डायरेक्शन में भी वेक्टर 0 है। तो बस कर दो ना, -5 आई डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स लेने हैं हमें, आई में एक यह है और एक यह है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b -c डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू 0। और जे डायरेक्शन में क्या है, -5 और c डिवाइड बाई √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस सी डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू आ गई आराम से, क्या आई c की वैल्यू, 5 इंटू √2। और यहां से तब हमें b की वैल्यू भी आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आएगी, c इंटू √2 आएगा, देखिए 5 इंटू 2 10 यूनिट्स। कुछ गलत आ रहा है ना, क्या गलती हो रही है, c डिवाइड बाई √2 था ना। इस तरह की गलतियां नहीं करोगे तुम लोग, c डिवाइड बाई √2 है। b आ जाएगा 5 यूनिट्स। आसान है। एक और एग्जांपल देख लो। The resultants of vector OA and OB is perpendicular to OA. Find the angle AOB. हमारा OA वेक्टर क्या है, 4i कैप है। इस एंगल को अल्फा मान लो, अब तो थीटा मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। अगर हम लोग अल्फा निकाल देते हैं तो थीटा हमें मिल जाएगा। बी का ओ बी वेक्टर जो है, ओ बी वेक्टर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 कॉस अल्फा जो है यह जे कैप डायरेक्शन में होगा। देखो आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है सीधा सीधा, ये जो एंगल है ये 6 कॉस अल्फा में यह लाइन मिलेगी जो कि जे कैप डायरेक्शन में होगा, प्लस 6 साइन अल्फा आई कैप डायरेक्शन में होगा। और रिजल्टेंट जो है वह आई कैप में 0 है, सिर्फ और सिर्फ वाई के डायरेक्शन में है। ये दिया है हमें, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है।
वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब रिजल्टेंट का एक्स कैप में 0 आना चाहिए, यानी कि ये और ये कैंसिल होना चाहिए, यानी कि 4i प्लस 6 साइन एल्फा इंटू आई कैप इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 इज इक्वल टू 6 साइन एल्फा। एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3। मिल गया डायरेक्शन। थीटा निकालना है, थीटा हमारा क्या आएगा 90 डिग्री प्लस एल्फा। आसान है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे अब। ओके, बाय बाय।